हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा अब्बास और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि साउथ एशिया एक्चुअली में है क्या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एशिया के साउदर्न पार्ट को हम साउथ एशिया कहते हैं। इसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं। ये 7 कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। चाइना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, बट स्टिल हम चाइना को साउथ एशिया का पार्ट कंसिडर नहीं करते। साउथ एशिया का बहुत ही डाइवर्स कल्चर है। हर एक कंट्री का अपना खुद का कल्चर है, खुद की सोसाइटी है, अलग अलग इकोनॉमी है, अलग लैंग्वेजेस ये बोलते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी सिमिलर नहीं है। और हम ये तो अच्छे से जानते ही हैं कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के कुछ ना कुछ पिटफॉल्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बट डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस होने के बावजूद भी अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक श्रीलंका और इंडिया में डेमोक्रेसी बिल्कुल सक्सेसफुली चल रही है। श्रीलंका में हालांकि क्राइसिस चल रहे हैं अभी और इन्फ्लेशन वहाँ पर अपने बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर है, बट उस चीज़ को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। एनसीईआरटी ने जितना हमें टॉपिक दिया है, जितना कंटेंट दिया है श्रीलंका के बारे में, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ ने सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स को भी एक्सपीरियंस किया है, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम में, यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है और पाकिस्तान ने भी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में बेनज़ीर भुट्टो के सुपरविजन के अंडर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप की थी। बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी बने थे, लेकिन 1999 में पाकिस्तान को एक मिलिट्री कूप का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2008 के बाद से ही पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट्स के थ्रू चलता आ रहा है। 2006 तक नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कि वहाँ का फॉर्मल हेड जो होगा वो किंग होगा और बाद उसके अलावा सारा का सारा जो फंक्शनिंग है नेपाल की वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। लेकिन नेपाल के लोगों को ये डर था कि कभी किंग सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथों में ना ले लें, और इसी वजह से 2008 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया और तब से लेके अब तक नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना हुआ है। और बांग्लादेश और नेपाल के एग्जाम्पल से हमें ये पता लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बन चुकी है साउथ एशिया में। और सिमिलर चेंजेस भूटान और मालदीव्स में भी आ रहे हैं। 2008 में भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और अपने किंग की लीडरशिप के वजह से उन्होंने अपनी कंट्री में एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को सेटअप किया। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है जो कि 1968 तक सल्तनत था, बट बाद में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जून 2005 में मालदीव्स की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली वोटिंग करी और अपनी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन से ये तो पता कर लिया कि बेशक डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के हर एक कंट्री के मिक्स्ड रिकॉर्ड्स रहे हैं, बट उसके बाद भी हर एक कंट्री में सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बेशक वो रिच हो या पुअर हो, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, उनका कल्चर बेशक कैसा भी हो और कोई भी हो, बट उसके बाद भी वो सब प्रेफर करते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें एक मौका देती है अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अपने पूरे चैप्टर में इन 7 कंट्रीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल अयूब खान ने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया और जल्द से जल्द अपने आप को इलेक्ट कर लिया। लेकिन उनके रूल से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनको अपने ऑफिस को गिव अप करना पड़ा, जिसकी वजह से दोबारा से मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और अब की बार रूलर बना जनरल याया खान। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्राइसिस को भी फेस किया और 1971 में इंडिया से ये वॉर में भी हार गया था। इस वॉर में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी थी कि वो पाकिस्तान से अलग होकर एक नई कंट्री बनाए, बांग्लादेश। वॉर के बाद 1971 से लेकर 1977 तक एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो। लेकिन भुट्टो गवर्नमेंट को 1977 में रिप्लेस कर दिया था जनरल जिया उल हक ने।
लेकिन 1982 के बाद से जनरल ज़िया को भी एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को फेस करना पड़ा और एक बार फिर से 1988 में पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। और उस टाइम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का माहौल थोड़ा कॉम्पिटिटिव था और दो पार्टीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। पहला तो जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग के बीच में कंपटीशन चल रहा था। और जो ये फेज़ था इलेक्टिव गवर्नमेंट का, ये 1999 तक ही चला और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिमूव कर दिया और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया और उसके बाद से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ गया। लेकिन जो रूलर्स थे वो एक दिखाने के लिए कि मतलब अपने इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक इमेज देने के लिए इलेक्शंस करवा देते थे, बट रियलिटी सिर्फ यही थी कि मिलिट्री ही कंट्री को चला रही थी। और 2008 के बाद से ही पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही चलती आ रही हैं। और बेशक अब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, बट रियलिटी कहीं ना कहीं यही है कि मिलिट्री ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेलियर माना गया है एक स्टेबल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश ना कर पाने में। तो इसके कुछ फैक्टर्स थे। तो इसका पहला फैक्टर तो यही था कि मिलिट्री या क्लर्जी और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी जो थे वो सोशली डोमिनेट करते थे पाकिस्तान को, यानी कि जिसके पास पैसा था, जो अमीर ज़्यादा थे, वो ही अपना राज चलाते थे। और मिलिट्री के बारे में तो हमने अभी देखा ही है कि कितने सारे जनरल्स आए और उन्होंने अपने आप को एज अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो इन अमीर लोगों की वजह से जो एलीट क्लासेस होते थे, जो क्लर्जी होते थे जिसको हम कहते हैं, उनकी वजह से कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया मिलिट्री रूल ने। और इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से भी जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। और जो ये प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे इनका ये मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और बहुत सारे देशों से बिल्कुल पीछे रह जाएगा। तो इनका यही मानना है कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखें तो मिलिट्री रूल पाकिस्तान में बेस्ट है। और जो ये सेल्फिश माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं और केओटिक डेमोक्रेसी है, मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सब बातें कह के वो अपने आर्मी रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई और कंट्री आके हमें क्वेश्चन ना करे कि तुमने एक अपने कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में तो बोला है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट उसके बाद तुम्हारे कंट्री में मिलिट्री रूल क्यों है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने इतने सारे रीजंस दिए हैं। और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाने के लिए सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाई। जो यूनाइटेड स्टेट्स था और जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने पास्ट में अपने फ़ायदे के लिए मिलिट्री अथॉरिटेरियन रूल को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट बांग्लादेश। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।